Hello guys, I am CA Kanchi Upadhyay and today's video is about how we can find an undervalued stock and how to analyze some important ratios and factors before investing in a good fundamentally strong company. So, let's start. दोस्तों, कोई भी अंडरवैल्यूड स्टॉक ढूंढने के पहले हमें कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग कर पाएँ और फ्यूचर में रिग्रेट ना करें. बट रेशियो एनालिसिस वेरी कर सकते हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री लेवल पर. दोस्तों, रेशियो एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस वेरी कर सकते हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री लेवल पर. अगर कुछ फैक्टर्स एक इंडस्ट्री के लिए अच्छा है तो वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए ख़राब भी हो सकता है. तो यहाँ पर कंपैरिजन इंडस्ट्री लेवल पर करना बहुत ज़रूरी है. पहला रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो. दोस्तों, मैंने इसके रिगार्डिंग एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं. तो शॉर्ट में मैं बता दूं पीई रेशियो का मतलब. तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब है कि अगर कंपनी का अर्निंग 1 रुपया है और कंपनी का प्राइस 10 रुपये पर चल रहा है तो मैं उस 1 रुपये को पे करने के बदले मैं कंपनी को 10 गुना ज़्यादा पैसे अगर पे कर रही हूँ उस 10 रुपये के शेयर को ख़रीदने के लिए, तो 10 टाइम्स एक्स्ट्रा पेमेंट जो होगी वो मेरी पीई रेशो कहलाएगी. दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग एक ऐसा रेशो है जिसको देखकर मैं एक कंपनी के स्टॉक का अंडरवैल्यूड और ओवरवैल्यूड होने का अंदाज़ा लगा सकती हूँ. यहाँ हम एक स्टॉक का एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं. मैंने एक कंपनी ली है अवंती फीड्स लिमिटेड जो कि श्रिम्प फीड प्रोडक्शन में काम करती है. ये एक हाई क्वालिटी श्रिम्प फीड प्रोवाइडर और एक्सपोर्टर है जिसका मार्केट शेयर करीब 45% है. मैं यहाँ इस कंपनी का एग्जाम्पल लेके आपको सारे रेशो समझाने की कोशिश करूँगी. अवंती फीड्स एक मिड कैप फंड है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 6,800 करोड़ है. यहाँ इस कंपनी का पीई 17.1 दिख रहा है. अगर मैं इसका कंपैरिजन इसके इंडस्ट्री के पीई से करूं जो कि 16.5 है, हमें इसको देखकर एक अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ स्टॉक का पीई उसके इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है. मतलब ये कुछ हद तक ओवरवैल्यूड स्टॉक मैं इसे कह सकती हूँ. नेक्स्ट रेशियो है प्राइस टू बुक वैल्यू. बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर एक कंपनी अपना सारा एसेट बेचती है और अपने सारे लाइबिलिटीज़ पे कर देती है तो उसके बाद जो कंपनी के पास एक वैल्यू रह जाती है वो उसकी बुक वैल्यू कहलाती है. तो प्राइस टू बुक वैल्यू इसका फॉर्मूला है कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर. पीवी रेशियो हमें ये इंडिकेट करता है कि 1 रुपया बुक वैल्यू पर शेयर के बदले एक कंपनी का स्टॉक मार्केट में कितना गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है. अगर कंपनी का बुक वैल्यू 1 रुपया है, बुक वैल्यू पर शेयर 1 रुपया है और उसका शेयर 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है मार्केट पर, तो यहाँ पर 1 रुपये बुक वैल्यू के कंपैरिजन मैं कंपनी का शेयर खरीदने के लिए 10 गुना ज़्यादा पैसे दे रही हूँ. इस एग्जाम्पल में अगर मैं देखूँ तो अवंती फीड्स का पीबी रेशियो 4.22 पर ट्रेड कर रहा है जो कि हमने निकाला उसका बुक वैल्यू 119 और उसका करंट मार्केट प्राइस 501 रुपये के हिसाब से. 4.22 आइडियली एक गुड सिग्निफाई कर रहा है कि ये शेयर ना तो ओवर वैल्यू चल रहा है और ना ही अंडर वैल्यू चल रहा है. तो इट इज़, अगर मैं ये फैक्टर को देखते हुए देखूँ तो ये एक गुड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है. नेक्स्ट रेशो है डिविडेंड यील्ड रेशो जिसका फॉर्मूला है कंपनी का डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. यहाँ हम समझ सकते हैं कि कंपनी हर 100 रुपये पर कितना डिविडेंड देती है. जनरली 4 to 5% एक आइडियल डिविडेंड यील्ड रेशो होता है. पर जब हम ये रेशियो एनालाइज करेंगे तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना है. अगर कंपनी का डिविडेंड यील्ड ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें उसका रीज़न देखना पड़ेगा.
ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रेजुअली अगर उसका डिविडेंड यील्ड इंक्रीज़ हो रहा है तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ एक नेगेटिव साइन भी हो सकता है। रीज़न हो सकता है कि कंपनी का मार्केट प्राइस कंटिन्यूसली फॉल हो रहा होगा मार्केट में, जिसकी वजह से उसका डिविडेंड यील्ड कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा कंपनी के बुक्स पर और उसके प्राइस पर। नेक्स्ट मैं यहाँ देखूंगी कंपनी के कैश फ्लो रिटर्न्स। कैश फ्लो रिटर्न्स से मेरा मतलब है यहाँ कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। जब भी मैं किसी कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो एनालाइज करूंगी तो वो मैं उस कंपनी के प्रॉफिट के साथ एनालाइज करूंगी इन लाइन विथ नेट प्रॉफिट। अगर एक कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छा दिख रहा है लेकिन उसके कैश फ्लोज रिटर्न्स नेगेटिव दिख रहे हैं, या फिर कंपनी के कैश फ्लो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, उसका नेट प्रॉफिट नेगेटिव दिख रहा है, तो यहाँ हमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट और कैश अलग अलग होने के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से एक रीज़न मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि है अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। कंपनी अपने इनकम और एक्सपेंसेस अपने बुक्स में तब रिकॉर्ड करती है जब वो अक्रू होते हैं। अगर कंपनी ये इनकम एक्सपेंसेस अगले साल एक्चुअली में रिसीव करेगी तो उसका इम्पैक्ट उसके कैश फ्लो पर अगले साल होगा, जिसकी वजह से वेरिएशन आ सकता है और इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। इसीलिए हमें नेट प्रॉफिट और कैश फ्लोज इन लाइन विथ एनालाइज करना चाहिए, दोनों को साथ साथ। अब मैं यहाँ कंपनी के प्रॉफिट और कैश फ्लोज को एक साथ एनालाइज करूँगी। यहाँ मुझे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिख रहा है, जहाँ पे उसका मार्च 2020 का प्रॉफिट है 346 करोड़। वहीं मैं अगर थोड़ा नीचे जाऊँ तो मुझे कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज दिखेंगे, जहाँ मुझे उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो 125 करोड़ का दिख रहा है। तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो उसके 346 नेट प्रॉफिट में से कंपनी के पास एक्चुअल ऑपरेटिंग कैश सिर्फ 125 करोड़ का है। यहाँ कुछ कंपनी में ऐसे देख सकती हूँ जो नेगेटिव कैश फ्लोज में भी होती हैं, इवन उनका प्रॉफिट बहुत अच्छा दिख रहा होता है, तो वहाँ हमें थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। यहाँ अगर मैं देखूँ तो 125 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बुरा नहीं है, ये भी ठीक है। अगला रेशो है प्राइस टू ग्रोथ रेशो, जिसे हम पैग रेशो कहते हैं। ये रेशो मैंने अपने पिछले वीडियो में इन डिटेल एक्सप्लेन किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ कंपनी का पीई उसके ग्रोथ रेट के साथ कंपेयर किया जा रहा है। मतलब अगर कंपनी का पीई 10 पर है और कंपनी का ग्रोथ रेट भी 10 के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो यहाँ पैग रेशो आता है 1, मतलब कंपनी का स्टॉक मार्केट में करेक्टली वैल्यूड है। आइडियली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पैग रेशो 1 के नीचे होना चाहिए अगर मैं एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को ढूंढ रही हूँ तो। रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक कंपनी को रन करने के लिए फंड की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन वो आगे तभी बढ़ सकती है जब वो अपने फंड का एक अच्छी तरीके से यूटिलाइज करती है और बदले में शेयर होल्डर्स को रिटर्न लाकर देती है। ये दोनों रेशो हमें ये बताता है कि कंपनी कितना % रिटर्न जनरेट करती है अपने फंड से, जो कि इक्विटी या डेप्थ दोनों हो सकता है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो यहाँ फंड में सिर्फ इक्विटी कंसिडर होता है। सेकेंड रेशो में कैपिटल एम्प्लॉयड में डेप्थ और इक्विटी दोनों कंसिडर किए जाते हैं। आइडियली 20% और अबव पर एनम का रिटर्न अच्छा माना जाता है। कंपनियां अपने शेयर होल्डर फंड्स का सहारा लेती है अपने कंपनी को चलाने के लिए, वहीं कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो डेप्थ का सहारा लेती हैं, लेकिन उस डेप्थ के बदले कंपनी को रीपेमेंट करना पड़ता है उसके इंटरेस्ट और ड्यूज़ का। एनालाइज करने के लिए हम यहाँ इस 2 रेशियोज़ का सहारा लेंगे। पहला है इंटरेस्ट टू कवरेज रेशो, है कंपनी का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय उसका इंटरेस्ट पेएबल। अगर एक कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपये है और उसको 10 रुपये का इंटरेस्ट पे करना है तो उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाएगा 10, जिसका मतलब ये है कि कंपनी अपने बुरे से बुरे टाइम में भी अपने प्रॉफिट का 10 गुना बार अपना इंटरेस्ट पे कर सकती है। मतलब कंपनी का टोटल कवरेज रेशो 10 है अपने इंटरेस्ट को पे करने के लिए। यहाँ इंटरेस्ट कवरेज रेशो जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। डेप्थ टू इक्विटी रेशो, जिसका फॉर्मूला है कंपनी के टोटल डेप्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। तो हमें ये बताता है कि कंपनी के टोटल फंड्स में कितना गुना पैसा डेप्थ से आता है।
आइडियली ये 1 और उसके नीचे होना चाहिए। पर फिर चलते हैं स्क्रीनर पर अवंती फीड्स लिमिटेड के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देख लेते हैं, जो कि है 36% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 29.1%, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न अपने फंड से लाकर दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। वहीं कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो 280 है और उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.01% है। ये 4 रेशो हमें बताता है कि अवंती फीड्स लिमिटेड फंडामेंटली इन 4 रेशो के अकॉर्डिंगली कितना स्ट्रांग है और कितना अंडर वैल्यूड है। अवंती फीड्स लिमिटेड का कंपैरिजन उसके पीयर्स के साथ एक बार करती हूँ, उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ। एक कंपटीशन जो मुझे यहाँ दिख रहा है गोदरेज एग्रोवेट का। अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करूँ पीई का जो 30 के अकॉर्डिंग चल रहा है और जबकि यहाँ अवंती फीड्स का 17 चल रहा है। इंडस्ट्री पी हमने ऊपर देखा था कंपनी का इंडस्ट्री का जो कि 16.5 था, उसके अकॉर्डिंगली उसका जो पीयर का पीई रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। बदले में वो मुझे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इतना लाकर नहीं दे रहा जितना कि मुझे अवंती फीड्स दे रहा है। यहाँ पीयर कंपैरिजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ मैंने आपको जितने भी रेशोज़ बताए हैं, अगर उन रेशोज़ को आप एक कंपनी के साथ दूसरे कंपनी जो कि सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस समझ में आएगी। एक लीस्ट इस प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग देखना यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्रमोटर्स ही ऐसे लोग हैं जो एक कंपनी को बनाकर खड़ा करते हैं। अवंती फीड्स में अगर मैं देखूँ तो प्रमोटर होल्डिंग 2 साल से सिमिलर चल रही है 43.69 की, लेकिन अगर मैं यहाँ पब्लिक में जाऊँ तो मुझे थाई यूनियन ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड एक दिखेगी जिसने 14.11 शेयर्स इस कंपनी में लगाए हैं। थाई यूनियन ग्रुप और अवंती फीड्स का एक जॉइंट वेंचर है, तो अगर मैं इसे भी एज अ प्रमोटर कंसिडर करूँ तो यहाँ प्रमोटर होल्डिंग 50 क्रॉस कर देगी। यहाँ 50 के ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग होना बहुत अच्छी बात है और कंसिस्टेंट होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है तो हमें यहाँ उसके रीज़न फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि वो ऐसा क्यों है। अगर एक कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग रिड्यूस हो रही है सेबी गाइडलाइन रूल्स के अकॉर्डिंग, जिसका मतलब ये है कि कंपनी को लिस्ट करने के 3 साल के अंदर अंदर प्रमोटर को उसके शेयर्स 75% तक लेकर आने होते हैं। तो अगर ये एक रीज़न है प्रमोटर होल्डिंग कम होने का तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरा रीज़न है तो आपको चिंता करना पड़ेगा। इन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद अब आप एक ऐसे पोजीशन पे आ गए हैं जहां आप अपना एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढ सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे लगा सकते हो। गाइस, अगर ये वीडियो आपको वर्दी लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सजेशंस मुझे कमेंट करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।